हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है और मैटर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि मैटर को हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और किस तरीके से हम उसे मेज़र कर सकते हैं, उसके मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट में भी हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिशन क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और वेरियस कैलकुलेशन, जैसे एडिशन हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर पाएंगे रूल्स को फॉलो करते हुए। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना एक मास होता है और जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो जो भी हमारे पास मैटर है, सपोज हमारे पास कोई पेंसिल है या हमारे पास कोई बुक है या हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है। जैसे आप बैठे होंगे तो आपके पास क्या होगा? एक मोबाइल होगा। तो मोबाइल के पास क्या है? अपना एक मास है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको आप अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं। अब हर सब्सटेंस की क्या होती है कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही वो क्या शो कर सकता है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? फिजिकल वर्ड क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैटर से रिलेटेड जिसे आप क्या कर सके? मेज़र कर सके, यानी कि जिसका आप क्या कर सकते हैं? मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिसे आप मेज़र कर सके या जिसे आप ऑब्जर्व कर सके विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि आप उस चीज़ को बदले ना, वो जिस चीज़ से मिलकर बना है उसे ना बदलें और केवल क्या करें? उस प्रॉपर्टी को स्टडी करें, तो वो क्या कहलाएगा? एक फिजिकल प्रॉपर्टी। सपोज आपके पास कोई मोबाइल है, अब उस मोबाइल का कोई कलर होगा, ठीक है। जैसे वो हो सकता है ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, वेरियस कलर का हो सकता है। तो यहाँ जो कलर है वो उसकी क्या है? एक फिजिकल अपीयरेंस है। उस फिजिकल अपीयरेंस को आप स्टडी कर रहे हैं तो वो जो कलर है वो क्या बन जाएगा? एक फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगा। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपने इसकी कंपोजिशन की, वो मोबाइल किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, क्या आप वो बदल पाए? नहीं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑर्डर का। सपोज आपके पास पानी है, हमें पता है जो प्योर वाटर होता है वो ऑर्डरलेस होता है, तो वो क्या है? उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसमें क्या आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को बदल दिया कि वाटर जो होता है वो H2O से मिलकर बना है और वो यहाँ पर ऑर्डरलेस है, तो क्या हम इसमें से H को अलग कर देंगे और O को अलग कर देंगे? तो हम क्या करेंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बदल देंगे, ना कि फिजिकल को। यानी कि बॉन्डिंग को तोड़ना या उसकी केमिकल कंपोजिशन को बदलना किस में आता है? केमिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन एक फिजिकल अपीयरेंस की कोई भी प्रॉपर्टी है, उसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब जो आपके पास मोबाइल है उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो मास को हमने क्या कहा? एक फिजिकल प्रॉपर्टी कहा, ठीक है। उसका जो वो प्लास्टिक है जिससे वो मिलकर बना है उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा कि भाई ये 100 डिग्री पर मेल्ट हो जाती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेल्ट करते समय हमने उसकी जो कंपोजिशन है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना था, क्या हमने वो बदल दी? नहीं। तो ये सब क्या कहलाएगी? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर आप एक केमिकल चेंज किसी के अंदर लेकर आ जाए, या केमिकल चेंज का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपने कोई रिएक्शन करा दी, जैसे आपने कोई कंबशन रिएक्शन करा दी। सपोज आप लेकर बैठे हो डायमंड। अब जो डायमंड है वो किससे मिलकर बना है? वो तो कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है। और उसी कार्बन की आपने क्या करी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, तो वो कन्वर्ट होने लगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या वो जो डायमंड था जिस एलिमेंट से मिलकर बना था, उसकी रिएक्शन के बाद भी क्या वो उसी एलिमेंटल स्टेट के अंदर रहा? नहीं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने उसकी कंपोजिशन ही बदल दी, ठीक है। तो जहाँ पर आपने केमिकल चेंज किया, कंपोजिशन बदल दी या एक न्यू चीज़ का फॉर्मेशन किया,
तो वो सब किसके अंदर आता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। यानी कि जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, वो सब क्या कहलाएगी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसमें कोई न्यू चीज़ बनती है तो वो सब किसके अंदर इंक्लूड मानी जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब ये जो मैटर है इसमें हमें चीज़ों का मेज़रमेंट भी लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई यहाँ पर स्केल है, हमारे पास एक स्केल है, तो वो जो स्केल है उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। लेंथ कितने लेंथ का हो सकता है, सपोज 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, तो इसके अंदर लेंथ क्या हो गई, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल रखी हुई है, तो ये जो पानी की बोतल आपके पास रखी हुई है, इस पानी की बोतल में सर्टेन पानी है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, किसी ना किसी टेम्परेचर पर वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी जिनको आप क्या कर सके, मेज़र कर सके, किसी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे आप क्या कर सके, मेज़र कर सकें, वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा और डिटेल में कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जिसका आप मेज़रमेंट ले सकते हैं, क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सपोज़ हमारे पास एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर पानी रखा हुआ है, उस पानी की कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है क्या होगा, एक मेजरेबल क्वांटिटी कि भाई पानी इसके अंदर कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो इसके अंदर ये क्या कहलाएगी, एक मेजरेबल क्वांटिटी कहलाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि यह क्या वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो बिल्कुल वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके अलावा जैसे कि सपोज़ हमारे पास कोई क्लॉथ पीस है, अब वो जो क्लॉथ पीस है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। क्या वो लेंथ एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली लेंथ एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि उसकी लेंथ हो सकती है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, तो इसके अंदर हम इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो लेंथ क्या कहलाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकें उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसके अंदर कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। अब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि सपोज़ आपको कोई चीज़ मेज़र करनी है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप किसी ना किसी से तो कंपैरिजन उसका करेंगे ना। तो कंपैरिजन करने के लिए जैसे सपोज़ हमारे पास एक कपड़ा था, हम पुराने टाइम की बात करते हैं कि पहले हमें इस कपड़े की लेंथ मेज़र करनी होती थी पुराने टाइम में, जब हमारे पास SI सिस्टम नहीं था सपोज़। तो यहाँ पर हमें लेंथ मेज़र करनी है, तो लोग क्या करेंगे, वो अपने हैंड की मेज़रमेंट जैसे कि शोल्डर की मेज़रमेंट भी लेते थे, ठीक है, और उसके अलावा गैप्स भी लेते थे। जैसे चलता था 1 बिलांत का सिस्टम कि यहाँ से यहाँ तक, 2 बिलांत का सिस्टम, तो वहाँ पर वो क्या कंपेयर करते थे, भाई ये तो मान लीजिए कपड़ा जो है 1 बिलांत और 2 बिलांत, 2 बिलांत कपड़ा है तो क्या कहेंगे कि 2 टाइम्स है, ठीक है, कि वो जो हम हैंड से मेज़रमेंट कर रहे हैं उसके 2 टाइम्स है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सबका जो शोल्डर से लेकर हैंड तक की लेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आप इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मानेंगे जो सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है, नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, उस टाइम पर ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड था। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एलिफेंट है और हमें उसका वेट मेज़र करना है, और मैं कहने लगूँ उसका वेट तो 100 लॉयंस के बराबर है, तो वहाँ पर लॉयन क्या था, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड के भाई एक लॉयन का वेट ले लेंगे और उस लॉयन के वेट के 100 टाइम्स कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिफेंट का वेट। तो वहाँ प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन था, लॉयन था। लेकिन आज के टाइम पर क्या हम इसी तरीके से मेज़रमेंट करते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि भाई हम शोल्डर से हैंड तक की लेंथ ले रहे हैं या एक लॉयन से किसी एलिफेंट का वेट कंपेयर कर रहे हैं, नहीं। तो हमने क्या बना लिए, हमने अपने लिए क्या बनाए हैं, कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। और उन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट। ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जिसके अंदर एक तो हो न्यूमेरिकल वैल्यू और
उसको कंपेयर किया गया हो किसी न किसी यूनिट से, तो ये जो यूनिट होगी यही बन जाता हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसे आज के टाइम पर हमें किसी कपड़े को मेज़र करना तो हम कहते हैं मीटर में है कि भाई 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर। तो इसमें 3 क्या है, 3 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड व्हाट इज मीटर, मीटर इज यूनिट। तो यूनिट क्या हो गई, हमारा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया जिससे हमने कंपेयर किया कि भाई ये जो कपड़ा है कितने टाइम्स है। ये एक तरीके से 3 टाइम्स हो गए किसके, 1 मीटर के 3 टाइम्स। तो मीटर क्या बन गई हमारी एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, या ये बन गई हमारी यूनिट। उसी तरीके से सपोज अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि हमने कोई पर्सन का वेट किया, ठीक है, वो पर्सन का वेट कितना निकल कर आया, 65 kg निकल कर आया। अगर मैं केवल 65 लिख दूँ और ये ना बताऊँ कि वो ग्राम है कि किलोग्राम है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली हमें एक यूनिट चाहिए जिससे हम कंपेयर करें कि भाई ये व्यक्ति 1 किलोग्राम के 65 टाइम्स है, ठीक है। तो यही इसका मतलब हो गया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए। अब यूनिट तो चाहिए, लेकिन यूनिट होनी कैसी चाहिए, तो यूनिट होनी चाहिए जो कि रिप्रोड्यूसेबल हो, स्टेबल हो और कैपेबल हो, ताकि उससे प्रिसाइज मेजरमेंट की जा सके। रिप्रोड्यूसेबल का क्या मतलब है, रिप्रोड्यूसेबल का मतलब है कि आप उसको किसी स्मॉलर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकें, किसी बिगर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकें, यानी कि उसका कोई ना कोई सिस्टम ऑफ कन्वर्जन होना चाहिए। दूसरा वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, सब जगह पर उसकी जो वैल्यू है वो एक जैसी रहनी चाहिए। जैसे कि 1 मीटर में सपोज हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हर जगह कितने ही रहने चाहिए, 100 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। तो यूनिट क्या रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होनी चाहिए, यानी कि सब उसको माने। इसीलिए तो एसआई सिस्टम ने एक इस तरीके का यूनिट सिस्टम डेवलप किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसको फॉलो करे, ताकि सब जगह यूनिफॉर्मिटी आ जाए। और उसके अलावा हम उससे क्या कर सकते हो, प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हो, यानी कि हम कैपेबल हो एक प्रिसाइज मेजरमेंट करने की। तो एक यूनिट क्या होनी चाहिए, एक यूनिट होता है एक ऐसा प्राइमरी स्टैंडर्ड जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, और रिप्रोड्यूसेबल होता है, और उसके अलावा हम बाकी अदर क्वांटिटी से भी उसके अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसी तरीके की कैसी एसआई यूनिट के बारे में, एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिफॉर्मिटी से चलता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिस्टम है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एम्प्लॉयड है। तो एसआई सिस्टम ने हमें कितनी बेसिक क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करी, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करी, जिनकी यूनिट की ज़रूरत हमें अपनी डेली लाइफ में पड़ती रहती है। अब इसके अंदर कुछ क्वांटिटी थी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या मानी गई, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानी गई। तो भाई इन्हीं की जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। जैसे टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो सेकंड क्या बन जाएगी, फंडामेंटल यूनिट बन जाएगी। तो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं। क्या है, 7 बेसिक यूनिट। तो 7 बेसिक यूनिट किसकी होंगी, कुछ ना कुछ हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ रही होंगी, उनकी बेसिक यूनिट्स होंगी। उनमें से 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल्स क्या क्या हैं और उनकी यूनिट्स क्या हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मास है, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम है। लेंथ है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम है, इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। अब है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम जब स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं इसकी, तो वो किससे बनाते हैं, केल्विन को। उसके बाद आ जाता है करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, सीडी। और उसके अलावा लास्ट बचता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। मोल क्या होता है, मोल की रिलेशनशिप्स जो होती हैं मास से, वॉल्यूम से, सबसे हमें फाइंड आउट करनी है।
तो इसकी जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की यूनिट है वो क्या है, मोल है। तो उसके बाद देख लेते हैं, ये तो हो गई बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ होती हैं सब्सिडरी यूनिट्स। अब ये सब्सिडरी यूनिट्स क्या हैं और इन सब्सिडरी यूनिट्स की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जब भी हम कभी बेसिक यूनिट के बारे में बात करेंगे तो दीज आर नॉट ऑलवेज हैंडी। दीज आर नॉट ऑलवेज हैंडी का क्या मतलब है कि कभी कभी हमें एक ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है जिसके अंदर किसी चीज़ का, सपोज बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो साइज़ है बहुत ही स्मॉलर है, तो क्या अगर हमें बैक्टीरिया का साइज़ शो करना हो तो हम मीटर में शो करेंगे? तो ऑब्वियसली मीटर जो होगा वो सही यूनिट नहीं रहेगी इसे शो करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर बैक्टीरिया का साइज़ है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हमें क्या चाहिए? एक स्मॉलर यूनिट चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एक स्मॉलर यूनिट चाहिए। उसी तरीके से सपोज एक प्लैनेट है जो कि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो डिस्टेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो क्या इसको हम केवल मीटर में ही बता पाएंगे? नहीं, हमें क्या चाहिए? मीटर से बड़ी यूनिट चाहिए। यानी कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए। हमें मीटर से एक ऐसी यूनिट भी चाहिए जो स्मॉलर हो, या कोई ऐसा प्रीफिक्स हमें मिल जाए जिसे अगर हम इस यूनिट के साथ लगा दें तो वो क्वांटिटी स्मॉलर को रिप्रेजेंट कर पाए, या फिर हम मीटर के साथ कोई ऐसा प्रीफिक्स जोड़ दें जो कि उसकी यूनिट को पहले से मॉडिफाई करके थोड़ा मैग्नीफाई कर दे, लार्ज वैल्यू के अंदर ले जाए। तो यानी कि हमने क्या बना दी? वो सब्सिडरी यूनिट बना दी। वो एक तरीके की क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस होते हैं जो हम इन यूनिट के आगे लगा देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? हम इनको स्मॉलर यूनिट के अंदर या लार्जर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्हें क्या कहा गया? सब्सिडरी यूनिट्स कहा गया। तो कुछ सब्सिडरी यूनिट के जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर कुछ सब्सिडरी यूनिट्स हम देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर ये लगा है प्रीफिक्स, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपने प्रीफिक्स पढ़ा है वो ये वाला। तो इसका यूज़ देखते हैं, जिससे यहाँ पर लिखा है किलो। तो अब मीटर है, मीटर के आगे अगर हम लगा दें किलो तो वो क्या बन जाएगा? किलोमीटर। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, इसमें किलो किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 की पावर 3 को। तो हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 3 मीटर्स। उसी तरीके से मान लीजिए कहीं पर है 1 किलोग्राम, तो इसमें अगेन किलो क्या है? सब्सिडरी यूनिट है, और उसका मतलब क्या होता है? हमेशा 10 की पावर 3, तो उसके अंदर क्या हो गया? 10 की पावर 3 ग्राम्स हो गए। उसी तरीके से मान लीजिए कहीं लिखा है 1 नैनो सेकेंड, तो अब इसके अंदर नैनो देखिए, नैनो का क्या मतलब होता है? नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 सेकेंड्स। तो क्या लिख देंगे भाई? नैनो की जगह लिख दोगे 10 की पावर -9 और सेकेंड्स। कहीं पर लिखा है 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर कितना? नैनो मीन्स 10 की पावर -9 मीटर्स। तो इसके अंदर क्या हो गए? इतने मीटर्स हो गए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब किलो लगाया तो मीटर को हम एक बड़ी क्वांटिटी में ले गए। ठीक है, यानी कि हमने एक लार्जर वैल्यू को शो करने के लिए किलो लगाया और एक स्मॉलर वैल्यू को शो करने के लिए नैनो लगा दिया। तो नैनो, किलो, गीगा, सेंटी, डेसी, ये सब क्या कहलाते हैं? सब्सिडरी प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, सब्सिडरी यूनिट्स कहलाते हैं, जो किस काम में आते हैं? ठीक है, किसी भी बेसिक यूनिट को स्मॉलर या लार्ज चीज़ में अगर हमें कभी मेजरमेंट करना है तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल में सारी यूनिट्स दी हैं। डेसी, डेसी में होता है 10 की पावर -1, डेका 10 की पावर 1, सेंटी जैसे हम कहते हैं ना 1 सेंटीमीटर, तो उसमें सेंटी क्या है? सेंटी इज 10 की पावर -2, तो दैट इज 10 की पावर -2 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब्सिडरी यूनिट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट होती हैं जो एसआई यूनिट से डिराइव्ड हो। ठीक है, एसआई यूनिट कौन सी वाली? हमारी बेसिक वाली जो एसआई यूनिट है उससे हमने इन्हें ड्राइव किया हुआ है। अब देखिए, बेसिक यूनिट में तो केवल मास था, लेंथ था, लेकिन हमें डेली लाइफ में इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एरिया हमें मेज़र करना है, किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र करना है, तो हम केवल मास और लेंथ से तो इससे काम नहीं चला सकते। तो हमें क्या करना पड़ा? यूनिट्स को डिराइव करना पड़ा। अब यूनिट को डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या इस्तेमाल करी? बेसिक यूनिट्स, यानी कि बेसिक यूनिट्स को इस्तेमाल करके क्या बना दी हमने? डिराइव्ड यूनिट्स बना दी। तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। अब जैसे हमें सबसे पहले एरिया की यूनिट डिराइव करनी है, तो हम क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है,
L इंटू बी। अब एल बी किस में होता है? मीटर में होता है, ठीक है। बी भी किस में होता है? मीटर में होता है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर क्या बन गया? एक डिराइव्ड यूनिट बन गई, जो कि किससे डिराइव्ड हुई है? बेसिक यूनिट मीटर से डिराइव्ड हुई है, ठीक है। तो हमें एरिया की यूनिट मिल गई। अब वॉल्यूम क्या होती है? एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ किस में मेजर करी जाती है? मीटर में। बी भी किस में मेजर की जाती है? मीटर में। और हाइट भी किस में मेजर की जाती है? मीटर में। तो ये सारे मीटर में मेजर करने के बाद क्या बन गया? मीटर क्यूब बन गया, ठीक है। तो सबके सब किस में मेजर होते हैं? मीटर के अंदर मेजर होते हैं। अब मीटर इसके अंदर थी एक तरीके से बेसिक यूनिट, और उससे हमने क्या बना दी? एक डिराइव्ड यूनिट। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी। अब जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो भाई मास को अभी हमने देखा था किस में? इसकी मेजरमेंट क्या थी बेसिक यूनिट में? किलोग्राम। और वॉल्यूम को अभी हमने ऊपर देखा किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। तो इसकी जो डिराइव्ड यूनिट हो गई वो क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। अब उसी तरीके से मान लीजिए हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब स्पीड फाइंड आउट करनी है तो पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम किस में करते हैं? सेकंड में। तो यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट है? ये यूनिट है डेंसिटी की, सॉरी स्पीड की। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट ड्राइव करनी है, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है? स्पीड के। तो हमने क्या करा? वेलोसिटी की जगह लिख दिया मीटर पर सेकंड। टाइम क्या हो गया? बाय सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या यूनिट बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमें बनाना है फोर्स, कि भाई ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अभी हमने देखा था ना एक्सीलरेशन की क्या यूनिट थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड की, मीटर पर सेकंड डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो अब हमें बनानी है फोर्स की यूनिट। तो मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और एक्सीलरेशन को अभी हमने देखा था किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है? 1 न्यूटन के इक्वल होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रेशर पर, कि प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट अभी ऊपर लिखी हुई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो हमने यहाँ लिख लिया मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम। ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2, तो क्या बचेगा? -1 पर सेकंड स्क्वायर। और यही यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होती है? 1 पास्कल के इक्वल होती है। अब बाकी 2 यूनिट और हम यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक है एनर्जी। अब एनर्जी होती किसके इक्वल है? हमें याद है एनर्जी लगभग वर्क के इक्वल होती है, और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट अभी हमने फाइंड आउट करी थी, क्या थी फोर्स की यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो क्या हो जाएगी वर्क की यूनिट? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एनर्जी की यूनिट। और ये किसके इक्वल हो जाती है? जूल के इक्वल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है पावर। पावर किसके बराबर होती है? पावर होती है एनर्जी बाय टाइम। तो भाई एनर्जी की यूनिट हमने ऊपर निकाल ली। अब हम क्या कर देंगे? टाइम की यूनिट रखेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगी पावर की यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो क्या हो जाएगी पावर की यूनिट? ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 3। तो ये हो जाएगी हमारी पावर की यूनिट। और इसे हम क्या कहते हैं? देखो इसमें ऊपर क्या था? जूल था, नीचे क्या था? सेकंड था। तो क्या हो जाती है? जूल पर सेकंड। और यही जूल पर सेकंड क्या कहलाती है? 1 वॉट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक तरीके से सारी यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, अगर हमें क्या पता हो? बेसिक यूनिट्स।